बार फिर आप सबका स्वागत है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं। एक बार फिर उनका स्वागत करते हुए आइए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म का प्रयोग चल रहा है। राहुल गांधी वहां 2 दिन की यात्रा पर थे और जब पहले दिन वो बातें कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रयोग क्या है। फिर उनकी बातें जब खुली, रिपीट हुई, एक सभा, दूसरी सभा, 4-5 सभा उन्होंने की हैं और फिर उसमें जब उन्होंने संविधान का शब्द जोड़ना शुरू किया बार बार तो लगा कि ये तो वो कुछ खेल करना चाहते हैं। फिर सुना हमने अखिलेश यादव को, तो राहुल गांधी है संविधान की पिच पर और अखिलेश यादव आ गए आरक्षण के मोर्चे पर। अब ये एक साझा प्रयास लग रहा है, बड़ा साफ साफ लग रहा है। राहुल गांधी जो बातें रायबरेली में कह रहे हैं वो कहानी तो ये बताना चाहते हैं कि देश में तेल गैस का संकट आ गया और मोदी जी ने इसके लिए कुछ किया नहीं और देश में एक आर्थिक तूफान, आर्थिक सुनामी आने वाली है और इसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे क्योंकि और वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपके मन में भी वही सवाल था जो मेरे मन में है कि भाई ये संविधान का इससे क्या लेना देना। अब राहुल गांधी को इसमें संविधान फिट करना है किसी तरीके से, तो आप सोचिए जरा कैसे वो घुमा के लाते हैं बात को। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कब्जा कर लिया, अमेरिका ने लड़ाई कर ली और वहां से तेल निकल नहीं रहा, आपके घर में तेल नहीं आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आसमान को छू जाएगी और एक ऐसा तूफान आएगा जो आपने और मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा होगा। अब यहां संविधान वो निकालते हैं जेब से और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गद्दार है वो राहुल गांधी कह रहे हैं, कोई मेरी क्लिप काट के लगा देगा, ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। लोगों से कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसने संविधान फाड़ के फेंक दिया है। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आए लेकिन वो कर यही रहे हैं, कल से परसों से लगातार यही कर रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट को पूरा सुनिएगा और उनके भाषण बिल्कुल रिपीट मोड में हैं। जितनी जगह उन्होंने भाषण दिए सब जगह एक ही स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ के बोली है। तो आप भी देखिए, ईरान अमेरिका की लड़ाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल गैस की कमी, भारत में आर्थिक सुनामी और नरेंद्र मोदी और संविधान, ये कैसे जुड़ता है? राहुल जी जोड़ के बताएंगे, आप तो सुनिए। गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है, केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है और जो आपकी रक्षा करता था ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। कौन समझाएगा सर? राजकुमार जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। थोड़ा सा पीछे लौट जाएं फ्लैशबैक में। हाँ जी, आपने अखिलेश यादव का भी जिक्र किया, वो आगे तो सुनाओ। मुझे लगता है कि 2024 का जो नैरेटिव था, हाँ जी, जो कई जगह कामयाब होते दिखा, यूपी में खास तौर पर दिखा कि संविधान खतरे में है इसलिए आरक्षण खतरे में है, आदिवासी खतरे में इसीलिए दलित भी खतरे में है, ओबीसी भी खतरे में। वो नैरेटिव दोबारा गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो जोड़ा कैसे, मतलब कैसे जुड़ता है ये लड़ाई से, जंग से, तेल की कमी से कैसे जुड़ता है? जंग से संविधान बिल्कुल नहीं जुड़ता। ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर में संविधान का बोल सकते हैं कोई ठीक है, हॉर्मुज में कोई संविधान की भूमिका नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को आप जोड़ सकते हैं राजनीतिक कारणों से, वो सरकार के मुखिया इसमें कैसे? वो कह रहे हैं या इस आर्थिक तूफान से नरेंद्र मोदी आपको नहीं बचाएगा, आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संविधान फाड़ के फेंक दिया। क्या मतलब? ये जबरदस्ती जो चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं, दो विपरीत ध्रुवों को, हाँ, जिनका आपस में कोई रिश्ता है नहीं और हो नहीं सकता, उनको जोड़ने की कोशिश है अपना पॉलिटिकल। 2024 में जो चल गया संविधान का एक नैरेटिव, उसको किसी तरीके से रिपीट करना है यूपी में। के अलावा बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि वो नैरेटिव चला 24। ठीक है सर, जुड़ती है ये बात कहीं? देखिए, ये अब यही है ना कि वो समझते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे लगता है उन्होंने तो समझ के ही बोला होगा ये बात, ऐसा तो है। आपकी समझ में आई? नहीं, मुझे नहीं समझ में आई बात कि क्या बात है, लेकिन उनकी बात ये ठीक है। उनको लगा कि 2024 में तो ये बात चल गई थी ना कि संविधान को फाड़ कर फेंक दिया, जो किया नहीं किया, संविधान की परवाह नहीं कर रहे। अब सब बातों को जोड़, ये गोना की जलेबी तो नहीं है, क्या है, गोना था
वो जलेबी कहाँ क्या है यार? जलेबी तो वहां की थी, जलेबी गुहाना की। गुहाना जलेबा होता है वो हाँ, अपने वो आप में जलेबा। आधा किलो तो ये भी जलेबा ही है, इतना घूमता है ना। अच्छा, देखिए वो उनको समझ में आ गया कि संविधान जो है ऐसा मुद्दा है जिस पर इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा सकता है और पॉलिटिकल उसको एक बार और गेन लिया जा सकता है। उस बात को वो कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पर तो वो कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन संविधान नहीं मान रहे, इसलिए प्रधानमंत्री महंगाई हो गई है। हाँ, कि संविधान में यकीन नहीं रखते इसलिए महंगाई बढ़ इसलिए जाएगी। महंगाई बढ़ेगी ये, लेकिन अब वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और देखो आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। यदि बहुत सारे लोग समझ चुके होते तो बदल जाती ना पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की। मतलब नहीं समझ में आ रही उनकी बात। अब नहीं आ रही समझ में तो अरे लोगों फिर को अब वो भी तो अड़ भी जाते हैं राहुल गांधी जी। कल उन्होंने कहा गद्दार हैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आरएसएस। फिर उन्होंने कहा कि ये जब बीजेपी वालों के बयान आने शुरू हो गए तो इन्होंने बताया हुआ कि जी इनका स्टेटमेंट आ गया, बीजेपी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया, सारे मंत्री बोलने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं मुझसे माफी मांगो। अब वो अचानक तैश में आ जाते हैं। बड़ा अचानक ही उनकी पिच बढ़ जाती है। मतलब उनको लगता है कि ये मतलब ये मेरा मौका है। फिर वो जो जोर जोर से कहने लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सुनिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। वैसे इस पर उन पर एफआईआर करने की कोशिश भी हो रही है, खैर वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां जब ताली बज जाती है तो राहुल जी खुश हो जाते हैं। उससे आगे क्या? मैं बार बार एक बात कहता हूं, अखिलेश यादव की बात कहता हूं। जब वो विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद उन्होंने कहा था ये मेरी जनता जो मेरी रैलियों में आती थी, लाखों लोग, वो कौन लोग थे? कौन लोग थे? मुझे तो लगता था मेरे वोटर हैं, मेरी सभा में आते थे, ताली बजाते थे। और नतीजा क्या हुआ? अब राहुल जी फिर वहां तैश में आ जाते हैं। जी त्रिपाठी जी, कोशिश संविधान के जरिए क्या है? नहीं, कोशिश संविधान के जरिए तो वही है। एक वो मेजर ब्राउन की स्टोरी हमने पढ़ी थी, कहानी, कि वो गांव में घूम रहा था, जलेबी बड़ी बढ़िया दिख गई। अब चूंकि गोहाना की जलेबी की बात हो गई तो थोड़ा तो जलेबी की कहानी बतानी पड़ेगी। जलेबी बढ़िया दिखी तो पहुंचा, वो जलेबी छन रही थी, उसने खाया, कहा बड़ी शानदार है। उसने कहा सब अच्छा है, लेकिन एक चीज बताओ तुम, इसमें रस कैसे डालते हैं? कैसे रस डालते हैं? इंजेक्शन से डालते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसने कहा ये राज की बात है। जो अब दरअसल क्या है ना कि राहुल गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जलेबी में रस जाता कैसे है। भारत से पूरी तरह से कटा हुआ, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ, भारत की जनता से अनभिज्ञ। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, उस समय चल गया, उस समय कई लोग कुछ बोल रहे थे तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ रहा था और संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इकोनॉमी डेड, हमने भी कहा इकोनॉमी डेड, संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, लेकिन मोदी ने संविधान का सम्मान नहीं किया, इसलिए बेरोजगारी हो गई। तो जनता क्या कहेगी? कहेगी भाई साहब आपका कुछ निजी मसला है, उसको आप सल्टा लो। हमें तो जितनी चीजें दिख रही है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है, हमारी जलेबी में रस है और बिना इंजेक्शन के है, आर्टिफिशियल नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसका कोई, अरे सर प्रोफेसर साहब आ गए। अरे आप बीच में वाक्य तो पूरा कर लीजिए। प्रोफेसर साहब स्वागत हो गया। आप तो प्रोफेसर सर साहब ठीक आ गए है। तो सर स्वागत है, आप अच्छे मौके पे आए। राहुल गांधी के बाद में अखिलेश यादव की बात करने वाला था। अच्छा अखिलेश, राहुल गांधी ने संविधान निकाला हुआ है, फिर वो संविधान को मुद्दा यूपी में बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 24 में जो हुआ उसके बाद। अखिलेश यादव ने आरक्षण को जोड़ा उसके साथ।
अखिलेश यादव की पिच क्लियर पिच है, लेकिन मैं ये कहूंगा, प्रोफेसर साहब आए, मैंने इसलिए कहा कि सही मौके पे आए, उन्होंने शिक्षा भर्ती वाली बात उठाई। उन्होंने कहा ये बताओ कि ये शिक्षा भर्ती में कितनी भर्तियां हुई, ओबीसी समाज की 27% आरक्षण उनका है, और एससी समाज की उनका कितना 21% है शायद। तो कितनी भर्ती हुई, कितनी होनी चाहिए थी, और कितने की चोरी हुई, ये वो डेटा के साथ बता रहे थे। कल उन्होंने वो पीडीए की बुकलेट निकाली है आरक्षण के ऊपर, उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें वो अभी वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण का हक बीजेपी लूट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में, वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। अब ये प्रोफेसर साहब बताएंगे ये आरोप कितना सच है। बीजेपी ने इस आरोप को गलत बताया है और ये कहा है कि जो भी भर्तियां होती हैं उच्च पदों पर शिक्षण संस्थानों में, वो उसके मानक बने हुए हैं और वो मानक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर भर्ती होती है, या जहां नहीं हो पाती है उसको कहा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो वो एनएफएस कहा जाता है। तो अभी फिलहाल उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया हुआ है और राहुल गांधी ने संविधान का। देखिए, एक शिक्षक भर्ती से संबंधित हमारा तो मॉडल है, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दो। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5,000 से ज़्यादा भर्तियां हुई होंगी, 5,000 से ज़्यादा, फिर आप चौंकिए मत। जब तक कोई बहुत ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपका कैंडिडेट एकदम ही खराब है, जो लगता है कि ये संभाल नहीं सकता है क्लास, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ द एक्सपर्ट, और जो एक्सपर्ट कमेटी जहाँ पर बैठती है वहाँ पर ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एससी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एसटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें जिसे कह सकते हैं गलती न किया जाए, जानबूझ करके बदतमीजी उनके साथ नहीं किया जाए, बातचीत से नहीं किया जाए, और जानबूझ करके जो आप कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, ऐसा ना हो कि उनके साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है उस वर्ग के लोगों को, उस वर्ग के, ये मैंडेटरी है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये मैंडेटरी है। और जब होते तो 11 लोग होते हैं, उसमें मैं कह रहा हूं हायर एजुकेशन के लिए। एनएफएस क्या होता है? तो नॉट फाउंड सुटेबल। और मैं आपको बताता हूं, जब हम सिलेक्शन कमेटी के एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो उस समय भी एनएफएस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल हुआ था। मैंने जनरल कैटेगरी वाला जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी हमको कोई अच्छा नहीं मिला तो उसको नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। जनरल कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल होता है। अब जब मुद्दा आपको बनाना है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि 2024 के चुनाव में हमने संविधान, आरक्षण और ये सब करने के बाद है जो है वो हमको एक सक्सेस मिल गया, उनको झलक एक मिल गई। अखिलेश यादव को भी लगता है कि इसे संविधान दिखा दिखा करके और खटाखट राहुल गांधी का खटाखट वाला जो है वो चल गया, तो उसी का प्रयोग ये दोबारा ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। ये क्या संभव है क्या? जो मैं लोगों का मूड, अभी तो मैं उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? जो मैं बनारस से लौट रहा हूँ। क्या मूड तो पाया लौट रहा हूँ तो मुझे तो लगता है कि जो 300 पार करने की बात कर लोग कहते हैं, जिससे पूछो, हो सकता है मैं ऐसे ही लोगों से पूछा हूं या बात किया हूं, ऐसे पान के दुकान पर बात किया, चाय की दुकान पर बात किया, मल्लाहों से बात किया, रेहड़ी पर जो है चाट खाते हुए वहां आप पूछते क्या थे, जवाब क्या मिलता था? जब आप पूछते थे योगी जी का क्या है, योगी जी जीत जाएंगे क्या? 300 से ज्यादा देखिएगा
आप लिख करके रख लीजिए। इस प्रकार की भाषा उत्तर प्रदेश के बारे में बोली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो बोल रहे होंगे वो सच ही होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अच्छा, मैं तो नहीं जान रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले? मुझे ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले, कोई ऐसा नहीं कहा। एक और बात बताया, बोला बाबा का मॉडल देखो बंगाल में चला तो बंगाल में कैसे हो गया, बाबा को वही रखना चाहिए यहाँ पर भी। उत्तर बाबा की थीम चल रही है। बाबा की थीम चल रही है। अब अखिलेश यादव लेकिन एक गलत बयानी भी कर गए, ये आरोप उन्होंने लगाया, मैंने सुनाया। उन्होंने बंगाल का उदाहरण देते हुए फिर इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि बीजेपी आरक्षण चोरी करती है, ये कहा कि बंगाल में ओबीसी का आरक्षण चोरी कर लिया। बंगाल में जो आरक्षण मिलता था 17% का, 17% आरक्षण चोरी कर लिया। बंगाल में हुआ क्या था? बंगाल में जो ओबीसी लिस्ट में जो जातियों की सूची थी, वो हाईकोर्ट के आदेश पर उसमें मुसलमानों की 75 जातियां शामिल की गई थी, उसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। इसमें भी जोड़ दीजिए, हाँ, 77 में मुसलमानों की 77 जातियों में से टोटल 77 में से 75 को ओबीसी कैटेगरी में डाल हाईकोर्ट के कहने पर हुआ था। अखिलेश यादव ने उसको सीधा जनरल बता दिया कि आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया। सुनिए। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही नहीं, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है। ओबीसी की वो, अब तो खबर खैर पुरानी भी हो गई, ओबीसी की सर वो लिस्ट जो है वो 2 कैटेगरी बनी हुई थी शायद, ग्रुप ए ग्रुप बी, और उसके अंदर जातियां थी, मुस्लिम जातियां शामिल थी। वो हटा करके सारा आरक्षण हिंदू ओबीसी जातियों को दे दिया गया। यही हुआ है ना बंगाल में? देखिए, टेक्निकल मामला है और आम आदमी टेक्निकलिटी समझता नहीं है। पूरा जो कोर्ट का फैसला है वो भी नहीं पढ़ा होगा आम आदमी ने। पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए अखिलेश यादव वही कर रहे हैं जो महाभारत में था ना, अस्वस्थता महतो था नरोवा कुंजरो। आप अर्धसत्य बयान करिए, नैरेटिव बनाइए, परसेप्शन बनाइए, अपनी राजनीति आगे बढ़ाइए। तो लेकिन जनता अब उतनी अनजान नहीं रही है। ये हम मुक्त सूचनाओं के दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, खबरें पहुंच ही जाती हैं। लेकिन राजनेताओं को ऐसी गैर जिम्मेदार बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने भर्ती में जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा है, उसका खंडन सरकार कर सकती है। लेकिन वो जो कर रहे हैं बंगाल के मामले में आरक्षण पर, वो तो सफेद झूठ है। उससे बचना चाहिए राजनेताओं को। कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूं सर, मैं इतनी देर से खोज ही रहा था, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिणाम है भर्तियों का, और ये अनरिजर्व कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर एनएफएस हो गया। ये मैं इसीलिए मैंने उसको खोज रहा था, मैंने कहा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में भी एनएफएस हो गया। जनरल कैटेगरी, उनका कहना ये है कि भाई ये बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई जाती है, तो एक लाइन में वो ये कह रहे हैं आरक्षित कैटेगरी में जितनी भी सीटें आती हो वो तो आप भरिए ही भरिए, चाहे कैसी भी भर्ती कीजिए, वो ये चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन कैसे ही कोई क्राइटेरिया काम तो कैसे हो फॉलो सकता करना ही है? पड़ेगा। वैसे ही इतने क्राइटेरिया रिलैक्स किए गए। जैसे कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 1.5 महीना पहले हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर में एनएफएस हुआ गया, जनरल कैटेगरी में एनएफएस हुआ। तो ये है क्या नहीं, सारी कैटेगरी में एनएफएस हुआ। विजय जी ने यूपी को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, तो एक बयान सर ओपी राजभर जी का सुनाना चाह रहा था मैं। उन्होंने कहा, अखिलेश जी के इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि ये पहले अखिलेश जी बताएं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो भर्ती कैसे करते थे, आपके जमाने में आपके सीएम होते हुए भर्ती कैसे होती थी, क्या उसकी पर्ची निकलती थी, आदेश कहां से जाता था, किसको जाता था कि इसकी भर्ती करनी है। सुनिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 5 साल थे, तो शिवपाल जी के यहाँ से सूची बन के जाती थी भर्ती की, कि ये सूची चाहे पुलिस की भर्ती तो डीजीपी को जाती थी, विभिन्न विभागों की भर्ती तो उस विभाग के आला अफसरों को जाती थी कि इनको करना है। रात दिन मेहनत करते थे, माँ बाप पढ़ाते थे, कैसे मेहनत से पैसा जुगाड़ करके देते थे, और जब परीक्षा वो बच्चा देता था तब उसके साथ क्या करते थे ये अखिलेश जी, भूल गए वो? ये इन्होंने 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को लागू है, उसमें से अति पिछड़ों का हिस्सा ही लूटने का काम करते थे। 20% मुसलमान इनको वोट देता है। देखिए, एक्चुअली बीजेपी की सरकारें सर जहां भी हैं वो इसको अपनी एक उपलब्धि बताती हैं कि हमने भर्ती प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल पारदर्शी बनाई है, बेहतर किए। और ये अभी राजभर जी का जो आरोप सुना आपने, नहीं, राजभर जी जो बता रहे हैं वो सनातन है, होता ही आया है, होता ही आया है और खत्म नहीं होगा।
नाम पर्ची कहाँ से आएगी ये बदल जाती है खाली। आज भी होता है? आज भी होता है। इसमें प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मतलब उसमें पर्ची आने में योग्यता का भी आप जोड़ कर रखें। मतलब योग्य लोगों के लिए भी तो पर्ची आ सकती है। आप हमेशा ये क्यों सोचे कि अयोग्य लोगों के लिए ही पर्ची आएगी? पर्ची बहुत सारे लेकिन लोगों की आती है। मेजॉरिटी योग्य- भर्ती पर्ची से होती है या निष्पक्ष होती है? अब ये तो जो लोग भर्ती कर रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि राहुल जी में और अखिलेश जी में फर्क क्या है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो हजम नहीं होती किसी को, जैसे आपने चर्चा की कि आप कहाँ सिर्फ से मेरी हॉर्मोज- क्यों बात करें, आपकी असम हो गई क्या? नहीं, हम सब लोगों ने बात की थी हॉर्मोज को और आरक्षण को लेकर और आपने संविधान देखा नहीं को। मुझे कैसे फंसाया? दूसरी- कहा कि पर्ची पहले भी होती थी, अब भी होती है। प्रोफेसर दूसरे साहब है। लेकिन अखिलेश जी जो कर रहे हैं ना, सीरियस नोट पे मैं बोल रहा हूँ कि अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में आसान होता इसमें ट्रैक्शन है। इसमें ट्रैक्शन है। इसलिए इस बात को आप खारिज मत कीजिए कि वो जिस तरह से बात को रख रहे हैं वो एक पॉलिटिकल ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, कन्विंसिंग तरीके से कर रहे हैं। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए इसको खंडन करना या इस पर साफ स्थिति रखना वो ज्यादा बेहतर ठीक है, होगा। एक फर्क तो यही है कि राहुल जी की बातों पर पॉलिटिकल कमेंट आए। हाँ। किसी ने गद्दार उन्होंने कहा तो किसी ने उनको गद्दार कह दिया। इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया जाता है। इस पर भी दिया गया जी। कि भाई भर्ती ऐसे होती है हमारे यहाँ, वो- भर्ती का ये इसीलिए कह रहा हूं ना प्रक्रिया। कि वो- टेक्निकली जो आप कह रहे थे ना, वो जवाब दिया बीजेपी टू ने। दी पॉइंट बात करेंगे तो आपका जवाब टू दी पॉइंट देना ही पड़ेगा। हवा में नहीं उड़ा सकते। हवा में बात होगी तो हवा में जवाब मिल जाएगा। सौरभ बस एक लाइन, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी ट्रैप में फंस रही है ऐसे करके। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अखिलेश यादव रोज ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे नैरेटिव सेट करने के लिए और सरकार जवाब देनी। ये चुनाव में जाने से पहले ये गलत चीज है। जवाब नहीं दे तो वो अनआंसर्ड जाएगा आरोप। नहीं, आंसर नैरेटिव आप सेट कीजिए। पहले ही आप ला करके देखिए कि चलिए, हमने इतनी भर्तियां की है, इतने ये है, इस कैटेगरी से इतना, सर ठीक है सर, इस कैटेगरी से